नमस्कार। बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों को देखते हुए ममता बनर्जी ने अपना चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है और इसी सिलसिले में ममता ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी आग्रह किया है कि जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस गुमशुदा हुए थे उसके बारे में भी कोई निर्णायक निष्कर्ष निकले। इसी के बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मनीष जी, जैसे कि ममता बनर्जी ने पत्र लिखा है पीएम मोदी को कि जिस तरीके से 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस लापता हो गए थे, इसके बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। 3 जांच आयोग भी बनाए हैं केंद्र सरकार ने। 2 का तो ये निष्कर्ष था कि उनकी मृत्यु हुई है और जो तीसरा जांच आयोग था उसका ये कहना था कि वो गुमशुदा हुए हैं। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, सवाल सुभाष चंद्र बोस के गुमशुदा होने का नहीं है। यहाँ मुद्दा बंगाल चुनाव का है जी। और ममता बनर्जी को अचानक से सुभाष चंद्र बोस की याद आ रहे हैं। ये बीजेपी को घेरने की कोशिश तो है ही, जैसा कि आप देख रहे होंगे हर जगह वो छप रहा है। लेकिन इस खबर से 2 बातें आज बिल्कुल साफ हो गई है। पहली बात ये कि ममता बनर्जी ने नेताजी के मुद्दे को उठाकर एक बात क्लियर कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस आगे आने वाले चुनाव में न तो वामपंथियों के साथ कोई गठबंधन करने जा रही है और ना ही कांग्रेस के साथ वो कोई गठबंधन करेगी। ये मैसेज इससे साफ हो गया। अब क्यों मैं ये कह रहा हूं, इसको समझना जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए। उनकी मौत को लेकर कई सारे मिस्टीरियस सवाल हैं जी, जो अभी तक उसके जवाब नहीं मिले हैं। बीच में ये भी खबर आई थी, जो अलग अलग थ्योरीज हैं, कि अयोध्या में कोई गुमनामी बाबा हैं, वही अपना एक बिल्कुल एकांतवास में सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन को बिताया है। एक खबर ये आई थी कि नहीं, उनको साइबेरिया की किसी जेल में देखा गया था जहां उनको टॉर्चर किया जाता था, और उसके भी कई सारे साक्ष्य हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं, कई सारी और भी कहानियां हैं कि किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक वॉर ऑफेंडर बताया था, एक गुनहगार बताया था। किसका? अंग्रेजों का। जी। तो कई सारी चीजें इसमें घालमेल है। इसमें 2 बातें जो कटु सत्य है वो ये है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत उस प्लेन एक्सीडेंट में हुई थी या नहीं हुई थी। इसका कोई कंक्रीट जवाब नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग ये कहते हैं कि वैसा कोई फ्लाइट उड़ा ही नहीं था। दूसरी बात ये कि ये कहीं उस तरह की खबर उस जगह पे नहीं आई थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो वो एक सवाल। दूसरा जो सबसे अहम सवाल है वो नेहरू के रोल को लेकर के है कि क्यों नेताजी सुभाष चंद्र बोस से नेहरू डरते थे। और ये जो कॉन्स्पिरेसी, जो थ्योरी है, वो ये बताती है कि भाई नेहरू ने जानबूझ के इस पूरे को मिस्ट्री रखा कि कहीं वो वापस आ गए, फिर से अगर वो सामने आ जाते हैं तो उनका जो प्रधानमंत्री के पद पे रहना जो है वो मुश्किल हो जाता, और इसलिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही ये इल्ज़ाम लगता आया कि सुभाष चंद्र बोस के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है। और इसलिए जब ममता बनर्जी ये सवाल अगर उठाती है तो इसका मतलब साफ है कि वो एक तीर से 2 शिकार कर रही है। कि वो जो ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बंगाल के चुनाव में सबसे बड़ा मसला जो था, कभी 2 दिन पहले हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, किस तरीके से कई सारे लोग दिल्ली में बैठे लुटिन गैंग के लोग ये बता रहे थे कि बंगाल में एक महागठबंधन बनाने की आवश्यकता है जी। बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है वहां उसकी सरकार आ जाएगी। बीजेपी को रोकने के लिए जिस तरह से बिहार में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था महागठबंधन बनाने का, जैसे यूपी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था
कि सारे अपोजिशन पार्टी जो है एक साथ मिलके भाजपा से दो दो हाथ करें। इसमें ये बताया जा रहा था कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी भी आ जाएगी, कांग्रेस भी आ जाएगी, ओवैसी साहब भी आ जाएंगे, ये तमाम अटकलें चल रही थी जी। तो अचानक से इन सब के बीच ममता बनर्जी का सुभाष चंद्र बोस के मुद्दे को उठाने का मतलब यही है कि उन्होंने कांग्रेस को कह दिया, एक सिग्नल दे दिया है कि आप अपने हिसाब से आपको जो करना है करो, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो सुभाष चंद्र बोस के मुद्दे को उठाएंगे। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के मुद्दे को बीजेपी लेकर के आएगी, उसको काउंटर करने के लिए आप पहले ही आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी, ताकि सुभाष चंद्र बोस का मुद्दा जब बंगाल में उठेगा तो तृणमूल कांग्रेस ये कह पाएगी कि हमने तो चिट्ठी लिखा लेकिन आपके पास तो कोई जवाब ही नहीं है। दूसरी जो इसमें एक और जो कांग्रेस के लिए जो इशारा है कि किस तरीके से आपने जो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज जो बनाई थी, उनमें जो लोग शामिल हुए थे उनके साथ आपने दुर्व्यवहार किया, तो कांग्रेस पार्टी तो लिस्ट से गायब हो गई, कोई महागठबंधन नहीं। अब वामपंथियों को भी इशारा दे, क्योंकि ये जब सुभाष चंद्र बोस जीवित थे, जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो पहले तो ये लोग इस पूरी लड़ाई को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन सब के खिलाफ थे कि ये जो है इंपीरियलिस्ट फोर्सेस का जो है वो आपस की लड़ाई है। लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घुसा, हिटलर से उसकी लड़ाई हुई, आपने इसको पीपुल्स वॉर कह दिया और अचानक से आप रूस, अमेरिका और जो ये फोर्सेस थे उनके साथ आप खड़े हो गए, अंग्रेजों के साथ आप खड़े हो गए। वामपंथी ये बहुत सवाल करते हैं। और उस दौरान चूंकि इन लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस ने जापान के साथ, जर्मनी के साथ वो अलायंस में मिलकर के उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, अंग्रेज जो है वीक पड़ रहे हैं, क्यों ना हम सेना के जरिए जो है यहाँ पे ओवरथ्रो करके देश को आज़ाद करा लें। उनकी स्ट्रेटजी थी। कई लोग उससे एग्री करेंगे, नहीं एग्री करेंगे, लेकिन वामपंथी उस दौरान जो जापानीज आर्मी चीफ था जनरल तोजो, तो इनके मैगजीन में ये छापते थे सुभाष चंद्र बोस को। एक कुत्ते का एक बहुत फेमस एक कार्टून उस दौरान आया था कि जिसमें सुभाष चंद्र बोस को वामपंथियों ने अपने ऑफिशियल मैगजीन में तोजो का कुत्ता बताया था, हिटलर का दलाल बताया था। तो सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी इन दोनों में उस दौरान ही लड़ाई थी। इसलिए सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन कभी भी इस मसले को उठाया नहीं गया। और इसलिए ये जो ममता बनर्जी ने ये जो अचानक से शगुफा छोड़ा है सुभाष चंद्र बोस का, तो इससे तो दो सिग्नल साफ चला गया कि ममता बनर्जी इस चुनाव में अकेले लड़ेगी। और ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि बंगाल में कोई महागठबंधन बनाया जाएगा, वो महागठबंधन नहीं बनाया जाएगा। और इसके पीछे प्रशांत किशोर का दिमाग है। और ये जो टेक्निकली अगर आप देखें स्ट्रेटजी के हिसाब से, कि जैसे ही अगर वहाँ तो सरकार है, ममता बनर्जी की इसको कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, वो अगर गठबंधन के साथ अपने चैलेंजर से दो दो हाथ करेगी, तो इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले ही बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए जी, है ना। तो इसलिए तो ये स्ट्रेटजी और ये जो प्लान है वो ममता बनर्जी का अब खुलकर सामने आने लग गया है कि ममता बनर्जी स्वयं अकेले ही पूरे बंगाल में सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अब जो बंगाल के चुनाव का जो तस्वीर उभर रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस के ऊपर दबाव हो, कांग्रेस, वामपंथी और ये बाकी सारे लोग मिलकर के एक साथ एकजुट होकर के ये एक थर्ड फ्रंट के हिसाब से वहाँ पे चुनाव होगा। मतलब ये कि बंगाल का चुनाव अब त्रिकोणीय होने चले जा रहा है जी, जिसमें एक तरफ ममता,
दूसरी तरफ बीजेपी और तीसरी तरफ वामपंथी कांग्रेस और शायद ओवैसी भी उसमें शामिल हो जाए, तो ये एक रूपरेखा जो है वो बन रही है। जी, और मनीष जी, आपने एक शिगुफे की बात यहाँ पर की। दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो है पीएम मोदी को पत्र तो लिख ही रही हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह रही हैं कि बिना किसी पार्टी का नाम लिए कि बाहर से गुंडे लेकर आ रही हैं दूसरी पार्टियां, जबकि गुंडागर्दी तो पहले ही बंगाल में इतनी ज्यादा है। देखिए, ममता बनर्जी बहुत माने उसको कहते हैं सीजन्ड पॉलिटिशियन है। वॉयलेंस बंगाल में होगा तो वो कहेंगे कि भाई ये बाहर से गुंडे आ गए। वहां गुंडागर्दी हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, इसमें कोई वहां पे कोई हरिश्चंद्र नहीं बैठा हुआ है, वहां कोई शांति दूत नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि वहां की राजनीति का वो जरिया ही वही है। अभी देखिए, आज की खबर है कि बीजेपी के एक रैली के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। तो ये जो खाकी वर्दी वाले गुंडे जो लाठीचार्ज कर रहे थे वो बाहर से आए थे क्या? ममता बनर्जी के आदेश की वजह से वो लाठीचार्ज हुआ होगा। और ये लाठीचार्ज क्यों किया गया, ये अगेन इसका भी एक सिग्नल है। वहां पूरी की पूरी जो तैयारी विपक्ष की है वो है कि एन केन प्रकारेण मुस्लिम वोटों में बंटवारा ना हो। मुस्लिम वोट कहां जाएगा? तो मुस्लिम वोट वहीं जाएगा जो बीजेपी से सबसे ज्यादा लड़ता हुआ दिखेगा, बीजेपी को जो हराता हुआ दिखेगा, उसको ही मुसलमानों का वोट मिलेगा, एन ब्लॉक मिलेगा, वहां कोई बंटवारा नहीं होगा। नीतीश कुमार की सीटें क्यों कम आई? नीतीश कुमार के दिमाग में ये मुगालता वो पाल रखे कि वो बहुत सेकुलर लीडर हैं, वो जहां खड़े हो जाएंगे। आप देखिए, चुनाव के बाद वो पहुंच गए थे एक दरगाह पे, माला वाला पहना रहे हैं, मुसलमानों का वोट नहीं मिला। जो बिहार में जो रिजल्ट्स आए हैं, बीजेपी को तो मिलेगा नहीं, लेकिन जहां जहां जेडीयू भी खड़ी थी वहां पे उनको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, और इसलिए ये स्थिति हो गई। सीटें जो घट गई वो उस वजह से घटी। वो तो मुस्लिम जो महिलाओं ने जो वोट दिया है उस वजह से 43 सीट्स भी आ गई, अदरवाइज वो भी आना मुश्किल था। तो बंगाल में भी यही खेल है कि किस तरीके से वो 27% मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पर जो वोटर्स हैं वो किसके पास जाए। और इसीलिए ममता बनर्जी आगे आने वाले दिनों में बीजेपी का कोई लीडर वहां पे कैंपेन करने जाएगा, बीजेपी का कोई लीडर वहां पे रैलियां करेगा तो उसे परमिशन नहीं दिया जाएगा, बहानेबाजी की जाएगी। पिछली बार चुनाव में आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव में, कि योगी आदित्यनाथ को पुरुलिया जाना था तो उनके हेलीकॉप्टर को वहां पे अलाउ ही नहीं किया गया, तो उनको बोकारो में उतर करके, झारखंड में उतर करके फिर उनको गाड़ी से वहां पे जाना पड़ा। तो इस तरह से आप परमिशन नहीं देंगे, अमित शाह को परमिशन नहीं दिया गया। तो ये ममता बनर्जी इसलिए करती हैं कि ताकि मुस्लिम वोटर्स के बीच वो संदेश जाए कि मैं अकेली हूं जो बीजेपी से तुमको बचाएगी। जी, और एक तरफ देखा जाए तो अंदर ही अंदर तैयारी हो रही है कि मुस्लिम वोट ना बटे, दूसरी तरफ टीएमसी कहती है कि एआईएमआईएम के यहाँ पर आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, उनको दिक्कत क्या है कि वो 30% तो मुस्लिम वोटर्स हैं, 70% तो नहीं है। एमआईएम को, ओवैसी को इसलिए वो दूर रखना चाहते हैं कि अगर इनके साथ अगर आ जाते हैं तो बीजेपी को मुद्दा मिल जाएगा कि ये देखिए, आप इस तरह के कट्टरवादी लोगों के साथ आप चुनाव लड़ रही हैं। तो वो जो आरोप जो बीजेपी का सबसे बड़ा एक विपन होने वाला है इस चुनाव में, बंगाल के चुनाव में, कि मुस्लिम अपीजमेंट करती है ममता बनर्जी, तो वो तो इससे और साबित हो जाता। इसलिए ममता बनर्जी ने ओवैसी साहब को भी इशारों में कह दिया कि भाई आप आओ, चुनाव लड़ना है लड़ो, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपको बता दूं फर्क पड़ेगा जी, फर्क पड़ेगा। लेकिन वो आप ममता बनर्जी से या तृणमूल कांग्रेस से किसी लीडर से आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो ये इस बात को कहे कि जैसे बिहार में भी जब ओवैसी साहब चुनाव लड़ने के लिए वहां जा रहे थे तो कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, सारे लोग यही कह रहे थे कि भाई उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारे बयान आप जाइए देखिए, आप सबके बयान मिल जाएंगे आपको, इंटरनेट का जमाना है, सारे लोगों के बयान आ जाएंगे आपको। अब हार गए तो भाई उसकी वजह से हारे, तो ये इम्पैक्ट तो पड़ेगा। लेकिन इनके सामने बस चुनौती यही है कि भाई ये जो 27% का जो वोट है वो वामपंथी ना लेके जाए, कांग्रेस पार्टी लेके ना जाए,
ना ही कोई दूसरी तीसरी जो फोर्सेस हैं वो ना लेके जाए। तो ममता बनर्जी की ये चुनौती है। ओवैसी को साथ नहीं रखेंगी वो, कांग्रेस को अपने साथ नहीं रखेंगी वो वामपंथियों को अपने साथ नहीं रखेंगी। ये आज की खबर से इसकी पुष्टि हो रही है। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी पूरी कोशिश कर रही हैं कि आने वाले बंगाल विधानसभा चुनावों में मुस्लिम वोट किसी भी तरह ना बटे, और दूसरी तरफ बीजेपी भी ममता सरकार पर यह आरोप लगाती रही है कि ममता सरकार दूसरे राज्यों से आए लोगों का नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का स्वागत करती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।